ओके जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी बोन की जो मैकेनिज्म है, बोन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म है, उनको हम पढ़ेंगे। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट है ना अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो ये हैं कि एंडोकॉन्ड्रल बोन एक फॉर्मेशन मैकेनिज्म है और दूसरा है इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन मैकेनिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोकॉन्ड्रल को, ठीक है। तो एंडोकॉन्ड्रल जो है ना आपका बोन जो मैकेनिज्म है, बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये किन बोन्स में ज्यादा होता है, तो आप इसके लिए एक सिंपल सी बात याद रख लें कि ये लॉन्ग बोन में होता है। लॉन्ग बोन कौन कौन सी, आपकी रिब्स हो गई, आपकी जो है ना लेग्स हो गई, थाई बोन्स हो गई, आर्म्स की बोन्स हो गई, जितनी भी लॉन्ग बोन्स है आपकी बॉडी में, तो उनमें ये जो एंडोकॉन्ड्रल बोन ऑसिफिकेशन मैकेनिज्म है ये ज्यादा होता है। आपका जो इंटरनल मेम्ब्रेनस होता है वो आपकी फ्लैट बोन में होता है। आपकी फ्लैट बोन कौन सी होगी, आपकी फ्लैट बोन ज्यादातर हेड में होती है, आपकी क्रेनियल कैविटी में होगी, जिसमें मैक्सिला आ जाता है, जिसमें मैंडिबल आ जाता है। खैर मैंडिबल में दोनों होती हैं, दोनों मैकेनिज्म होते हैं। इनफैक्ट आपका जो मैक्सिला है उसमें भी दोनों मैकेनिज्म होते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस भी और एंडोकॉन्ड्रल भी। बस डोमिनेंस का फर्क है। जो आपका मैंडिबल है उसमें ज्यादातर डोमिनेंट होता है, आपका एंडोकॉन्ड्रल ही डोमिनेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो उसके साथ जो है ना उसमें इंट्रामेम्ब्रेनस भी होता है, दोनों मैकेनिज्म होते हैं। बट आपकी जो लॉन्ग बोन्स है उनमें मेनली कौन सा होता है, आपका एंडोकॉन्ड्रल बोन का जो ओसिफिकेशन मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होता है। और आपकी जो हेड की बोन्स हैं उनमें ज्यादातर आपकी इंट्रामेम्ब्रेनस जो फ्लैट बोन्स है, जिसमें आपका ऑक्सीपिटल बोन आ जाती है, जिसमें आपकी टेम्पोरल बोन आ जाती है, और जिसमें आपकी जितनी भी हैं ये वाली बोन्स आपकी हेड की ये आ जाती है, तो इनमें ज्यादातर कौन सी ओसिफिकेशन होती है, इंट्रामेम्ब्रेनस होती है। खैर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोकॉन्ड्रल जो बोन का मैकेनिज्म है ओसिफिकेशन का, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो है ना जो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली जो फैक्टर्स होते हैं ना वो एक्ट करते हैं किसके ऊपर, एक स्टेम सेल के ऊपर। कौन सा स्टेम सेल, मीजनकाइमल स्टेम सेल है, उसके ऊपर जो है ना एसओ एक्स फैमिली के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, वो आके लगते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, उसको न्यूक्लियस के अंदर जो है ना चेंजेस कराते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये सेल डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट में, ठीक है, हो गया। तो ये सेल आपका किसमें डिफरेंशिएट होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट में। कॉन्ड्रोब्लास्ट, अब जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं ऑब्वियसली बात इन्होंने क्या सिक्रीट करना है, कार्टिलेज की सिक्रीशन करानी है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम यहाँ से बुक से भी पढ़ लेते हैं। जो बुक की एक डायग्राम है, मैं वहाँ वहाँ से आपको इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान बनाई गई है। आप उसके नीचे जो कंटेंट लिखा गया है, आप क्योंकि ऐसी क्यों इतना ही आता होता है तो आप इतना लिख देंगे ना ऐसी क्यों, तो आपके लिए बहुत मोर देन इनफ होगा। तो ये जो बुक की एक डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाई हुई है यहाँ पे। और इसके नीचे एक चीज याद रखा करें, जो पिक्चर्स के नीचे कंटेंट लिखा होता है ना बहुत ही प्रिसाइज और शॉर्ट सा लिखा होता है। और क्योंकि हमने एसक्यूज करने होते हैं तो उसके लिए जो है ना ये जो कंटेंट इतना लिखा हुआ है ना, अगर आप आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन एंडोकॉन्ट्रल बोन ऑसिफिकेशन, तो ये जो लिखा हुआ है ना इतना बहुत होता है, क्योंकि आपने ज्यादा लिखना नहीं होता उसमें पेपर में। ये तो बुक में जो लिखा हुआ है ज्यादा ये तो समझाने के लिए, आपने जस्ट ये बताना है कि एग्जामिनर ये चेक करना होता है कि इसने मेन पॉइंट्स लिखे है कि नहीं लिखे है। तो आप ये मेन पॉइंट्स जो है ना एफ तक अगर लिख दें तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो बुक के नीचे चीजें लिखी होती है ना, ये लाजमी, सॉरी पिक्चर के नीचे लिखी होती है, ये बहुत प्रिसाइज और शॉर्ट करके लिखी होती है और बड़ी आसानी से जो है ना बंदा इसमें विदाउट वेस्टिंग टाइम आपका ये टॉपिक तैयार हो जाता है। तो ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है और आपकी ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एंडोकॉन्ट्रल जो बोन ऑसिफिकेशन होती है उसको हम थोड़ा सा देखें तो बहुत तक है बेसिकली। अगर आपने इस पिक्चर में देखें, अगर तो अगर आपने इस तरह की एक बोन बनानी है, सिंपल सी इसकी बात है एंडोकॉन्ट्रल की, अगर आपने इस तरह की एक बोन बनानी है, ठीक है ना, तो एंडोकॉन्ट्रल ये बोन मैकेनिज्म ये कहता है कि सबसे पहले आप इस तरह का एक कार्टिलेज का मॉडल बना लें, ठीक है। तो मॉडल बन गया फिर आप इसी को रिप्लेस कर दें किससे, बोन से, ठीक है। तो इट मीन ये है कि सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल बनानी है कि यार हमने इस तरह की बोन बनानी है। पहले हमने कार्टिलेज का बना लिया, ठीक है, उसको, ताकि उसमें कोई जो भी एक खामियां हैं, जो भी नेचर ने इसको वैसे बनाने के लिए कार्टिलेज का बनाया, ठीक है। तो कार्टिलेज का बना लिया, उसके बाद जो है ना इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, बोन से। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले इसमें कार्टिलेज बनेगा, उसके बाद जो है ना ये रिप्लेस हो जाएगा कार्टिलेज किससे, बोन से रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल इसकी बात है। इंटरमेम्ब्रेनस में क्या होता है, कार्टिलेज को नहीं बनता, डायरेक्टली बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल दो बातें इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा जी, कार्टिलेज बनेगा। तो कार्टिलेज में मैंने आपको बताया कि एसएक्स फैमिली जो है ना वो स्टेम सेल को, मीजनकाइमल स्टेम सेल्स को डिफरेंशिएट करती है कॉन्ट्रोप्लास्ट में। यहाँ पे आप देखें तो ये जो अंदर ये जो लाइट कलर में आपको जो सेल्स नजर आ रहे हैं डॉट डॉट, ये सेल्स है बेसिकली कॉन्ट्रोप्लास्ट के, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी बुक खोल लें बेसिकली वहाँ पे देखते जाएंगे तो कॉन्ट्रोप्लास्ट आपको ये एरो की मदद से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रोप्लास्ट के ऊपर एक अर्ली जो है ना ये ब्राउन कलर में जो है ना उन्होंने क्या बना दिया, एक पेरिकोन्ड्रियम की लेयर बना दिया। ये जो कॉन्ट्रोप्लास्ट है बेसिकली इन्होंने नेक्स्ट स्टेज में आप देखें तो इन्होंने ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में अंदर नजर आ रही है पेरिकोन्ड्रियम के नीचे एक जो है ना एक कार्टिलेज की सिक्रीशन करा दिया, ठीक है। तो ये कार्टिलेज का मॉडल यहाँ पे बन गया है, ठीक हो गया। तो कार्टिलेज का मॉडल है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर में, उसके ऊपर लाइट ब्राउन कलर में क्या है, पेरिकोन्ड्रियम की लेयर है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है ना मैं अगर आपको जो रीजन ऑफ लॉन्ग बोन्स है वो भी हम देख लें, ताकि वो, क्योंकि हम जब हम पढ़ेंगे ना बोन की फॉर्मेशन तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन की फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। तो आपको पता है कि ये जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लॉन्ग बोन्स है उनको हम कहते हैं एपिफिसिस, एपिफाइसिस या फिसिस कह रहे हैं, ठीक है। और जो ये जो जहाँ पे एंड होती है आपकी शाफ्ट शाफ्ट ऑफ द बोन, ठीक है ना, ये शाफ्ट होती है ना, ठीक है, ये शाफ्ट है बोन की, ठीक है ना, जहाँ पे एंड होती है उसको हम कहते हैं मेटाफिसिस,
यहाँ पे कार्टिलेज थोड़ा सा रह जाता है, और आपकी जब आप अडल्टहुड में जाते हैं तो उसमें जब आपकी हाइट इंक्रीज होती है, बेसिकली ये कार्टिलेज जो है ना बोन में कन्वर्ट होता है, तो आपकी बोन की हाइट इंक्रीज होती है। तो ये आपका हो गया जो सेंटर वाली बोन है, उसको हम कहते हैं डायफिसिस, ठीक है ना, डायफिसिस। तो अब ये रीजन आपको पता होना जरूरी था, इस वजह से मैं आपको बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो ये कार्टिलेज का मॉडल हमारे पास बन गया है। अब इसी कार्टिलेज के मॉडल ने जो है ना किसमें डिफरेंशिएट होना है, सॉरी रिप्लेस होना है किसमें, बोन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक येलो कलर सा एक कॉलर बन गया, ठीक है, डायफिसिस में। अब जो मैं बात बताना चाह रहा था, रीजन इसलिए बताया कि एपिफिसिस कौन सा होता है, मेटाफाइसिस कौन सा होता है, और डायफिसिस कौन सा रीजन होता है। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि जो बोन की फॉर्मेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बेसिकली हमने वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना आपकी ब्लड वेसल्स आती हैं, बेसिकली यहाँ पे नजर तो नहीं आ रही, अगली स्टेज में उन्होंने दिखाई है, यहाँ पे आनी चाहिए थी। ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स आती हैं, वहां से जो है ना स्टेम सेल्स आते हैं, बेसिकली वो स्टेम सेल डिफरेंशिएट होती हैं ओस्टियोब्लास्ट में। और ओस्टियोब्लास्ट जो है ना एक लेयर बना देते हैं, बेसिकली आपकी जो पेरिकोन्ड्रियम थी उसके नीचे, ठीक है ना, एक लेयर बना देते हैं सेल्स की, और ये जो लेयर होती है ना ये कॉलर टाइप बन जाती है। अब ये जो येलो एक लेयर दिखाई हुई है, कॉलर दिखाया हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये लेयर्स ऑफ ओस्टियोब्लास्ट के जो सेल्स हैं उनकी लेयर है, ठीक है। जैसी ब्लड वेसल्स आती है ना, अब उनमें होता ही है कि जब ब्लड वेसल्स आती है तो आपकी जो पेरिकोन्ड्रियम होती है वो नेक्स्ट स्टेज में किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी पेरियोस्टियम में, ठीक है ना। पेरिकोन्ड्रियम से पेरियोस्टियम नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे उन्होंने ब्लड वेसल दिखाई है तो उन्होंने पेरिकोन्ड्रियम को पेरियोस्टियम में कन्वर्ट ही कर दिया, ठीक है। और जो यहाँ पे जो है ना फिर यहाँ पे बोन की फॉर्मेशन है वो भी स्टार्ट हो जाती होती है, ठीक है। ये आपने ये चीज देखनी है। तो एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो डायफिसिस है, बेसिकली एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में कार्टिलेज का डायफिसिस जो बना है ना, उस रीजन में बोन की जो है ना फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है फिर, ठीक है। और ये ट्रेवल करती है मेटाफाइसिस की तरफ, यानी आप इसमें देखें तो ये डायफिसिस रीजन है ना, यहाँ से शुरू हुई है, यानी यहाँ से बोन की फॉर्मेशन शुरू हुई है, इधर शुरू हुई है, फिर ये ट्रैवल करती है मेटाफिसिस की तरफ, दोनों एंड के मेटाफिसिस की तरफ ये बोन की फॉर्मेशन ट्रैवल करती है और मेटाफिसिस तक जाती है। ये जो रीजन है एक्सट्रीमिटीज, जिनको एपिफाइसिस कहते हैं, इनमें इन रीजन में फिर होती है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। इनमें इनमें कार्टिलेज मॉडल, सॉरी इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स, इनको हम कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये ट्रैवल करती है फ्रॉम डायफिसिस टू मेटाफिसिस, ये ट्रैवल करती होती है आपकी बोन की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में आप देखें तो यहाँ पे आपका जो शाफ्ट है बेसिकली बोन का, इसकी फॉर्मेशन होगी, और ये जो शाफ्ट है रिप्लेस हो, इसमें शाफ्ट रीजन में जो कार्टिलेज था वो रिप्लेस हो गया आपका बोन से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप देखें तो आपके ये वाले रीजन रह गए, तो इनमें जो है ना सॉरी इनको हम कहते हैं, इनमें भी जो है ना स्टेम सेल्स आते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, और जो है ना यहाँ से कार्टिलेज को रिप्लेस करके यहाँ पे बोन की ऑसिफिकेशन करा देते हैं। और इन दो रीजन को, एक्सट्रीमिटीज ऑफ बोन्स के जो दो रीजन है, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ठीक है ना। ठीक, तो ये इधर भी बोन की फॉर्मेशन फिर कंप्लीट हो जाती है, तो आपकी लॉन्ग बोन एक तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटेल्स, हम पढ़ेंगे कि एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में होता क्या है बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले जी अगर हम लोग देखें कि कार्टिलेज जो है ना, कार्टिलेज की ग्रोथ होती किस तरह है, ठीक है। तो कार्टिलेज की ग्रोथ दो तरीकों से होती है, मैं आपको जो पॉइंट्स मैंने बनाया ना, मैं वही आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एसएक्स फैमिली से जो है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आए, उन्होंने क्या किया, आपकी एसएक्स फैमिली से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आए, उन्होंने क्या किया कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है उनकी फॉर्मेशन कराई फ्रॉम मीसेंकाइमल स्टेम सेल से। तो उन्होंने जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है उन्होंने फिर क्या किया, पेरिकोन्ड्रियम बनाई, ठीक है, डेवलपिंग कार्टिलेज के दिखे, ठीक है ना। तो कार्टिलेज डेवलप होता गया। कार्टिलेज की ग्रोथ जो होती है ना वो इंटरस्टिशियल होती है विद इन कोर, जो कोर ऑफ बोन है उसकी उसमें इंटरस्टिशियल होती है, और एपोजिशनल होती है। एपोजिशनल ग्रोथ कौन सी होती है पता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर का, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर का फॉर्मेशन होना, उसको हम कहते हैं एपोजिशनल ग्रोथ, ठीक है ना, लेयर बाय लेयर ग्रोथ, ठीक है। तो कार्टिलेज की ग्रोथ एक तो इंटरस्टिशियल होती है और एक एपोजिशनल होती है। अच्छा, लॉन्ग बोन्स की बात करें तो ये ज्यादातर आपको पता है कि एंडोकॉन्ड्रल लॉन्ग बोन्स में होती है। तो कार्टिलेज जो ग्रोथ होती है मेटाफिसिस की तरफ जाती होती है, ठीक है। और इसमें ये ऑर्गेनाइज करती है अपने आप को कॉलम्स में, ये इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो ये मेटाफिसिस में जो है ना, इसमें ये हम एक छोटा सा पीस बताते हैं। अभी ये हम कार्टिलेज की स्टेज पे हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज अभी बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कट करके जो है ना इसको थोड़ा सा जूम करते हैं कि ये किस तरह बनती है। मैं इसको जो एक मार्कर है ब्लैक मार्कर, इससे मैं जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक ब्लैक में मार्कर से जाहिर करता हूँ। जो आपका अच्छा, ये जो यहाँ पे कार्टिलेज की फॉर्मेशन हो रही थी कॉलम्स में होती है, कॉलम्स में होती है, और इसमें जो सेल्स है वो कॉलम्स में खुद को अरेंज करते होते हैं। किस तरह, एक जोन होता है जी इसका प्रोलिफरेशन जोन, सो मैं कहते हैं ये छोटा सा एक जोन है प्रोलिफरेशन, और ये ब्रॉडेस्ट जोन है जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन, और थर्ड वन जोन है जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये कैल्सिफिकेशन का जोन है, ये प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन जोन, ये आपका मैचुरेशन जोन, और ये है जी आपका कैल्सी कैल्सिफिकेशन
जोन, ठीक हो गया। अब ये जो आपका होता है ना, आपका जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, ठीक है ना, इस जोन में जो है ना आपके जो कॉन्ट्रोब्लास्ट हैं बेसिकली, ये जो है ना इन 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 जोन में वो डिफरेंशिएट होके आ रहे होते हैं, और इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और काफी फ्लैट इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये इस जोन में आपके सेल्स इस तरह अलाइन होते हैं कॉलम में, ठीक है। तो ये कॉलम बन गया ना, वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट जो जोन होता है उसमें जो है ना आपके जो कॉन्ट्रोब्लास्ट होते हैं बेसिकली वो थोड़े से मेच्योर होती हैं, थोड़े से इलेबोरेट होते हैं, उनका जो प्रोटीन सेंसिटिव मशीनरी होती है वही इलेबोरेट होती है। तो इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज हो गया है, मैं इंक्रीज करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह जो है ना एक नेक्स्ट जो जोन होता है वो जोन ऑफ मैच्योरेशन होते हैं, उसमें आपके जो सेल्स होते हैं बेसिकली वो मैच्योर हो जाते होते हैं, ठीक है। ये जोन था प्रोलिफिकेशन, ये जोन जो है ना सोर्स ऑफ न्यू सेल्स है, और ये थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज होता है जोन ये वाला, और इसमें जो सेल्स होते हैं फ्लैट इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट जो जोन होता है आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन, इनमें सेल्स थोड़े इलेबरेट हो जाते हैं। अब इसकी तो हम इसको, ये ब्रॉडेस्ट जोन है, आप देखें तो इसका मैंने रीजन थोड़ा सा ज्यादा बनाया, तो ये ब्रॉडेस्ट जोन होता है। इसको हम दो में डिवाइड करते हैं बेसिकली, एक अर्ली स्टेज इसकी होती है, अर्ली मैच्योरेशन स्टेज, और एक लेट होती है, ठीक है। जो आपकी अर्ली होती है ना, अर्ली स्टेज में फिर इसमें जो यही कॉन्ट्रोप्लास्ट है ना यहाँ पे अपने इर्द गिर्द जो है ना सिक्रीशन करा देते हैं, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में क्या सिक्रीशन कराते हैं ये मैच्योरेशन में, टाइप टाइप 2 कोलेजन की सिक्रीशन कराते हैं। टाइप 2 कोलेजन, आपको पता है कि बोन में टाइप 1 कोलेजन होता है, और आपके जो कार्टिलेज होता है उसमें टाइप 2 कोलेजन मेल नहीं होता, ठीक है ना। अर्ली स्टेज में ये क्या सिक्रीट करते हैं, आपका टाइप 2 कोलेजन सिक्रीट करते हैं, और जो लेट स्टेज होती है उसमें ये सिक्रीट करते हैं टाइप एक्स कोलेजन जो है ना उसकी सिक्रीशन करते हैं, प्लस जो है ना नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी सिक्रीशन कराते होते हैं, ठीक है। तो ये आप जो आपका जोन होता है ना मैच्योरेशन वाला, जिसमें आपके कॉन्ट्रोप्लास्ट जो है ना मैच्योर हो जाते हैं, और अर्ली स्टेज में क्या सिक्रीट करते हैं टाइप 2 कोलेजन सिक्रीट करते हैं, और जो आपका लेट फेज होता है उसमें क्या सिक्रीट करते हैं आपका टाइप एक्स कोलेजन प्लस नॉन कोलेजनस प्रोटीन जो है ना उनको सिक्रीट करते होते हैं, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है आपकी जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन है, जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन है, जिसमें आपका कार्टिलेज जो है ना उसकी कैल्सिफिकेशन होती है। अब एक चीज याद रखने कि आपका जो कार्टिलेज है वो एक हार्ट टिश्यू है, और हार्ट टिश्यू आपको पता है कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, एक सेल होता है, वो मैट्रिक्स क्रिएट करता है प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। उसमें कोलेजन भी हो सकता है, उसमें नॉन कोलेजनस प्रोटीन भी हो सकते हैं, फिर वही नॉन कोलेजनस प्रोटीन के ऊपर आयंस लगते हैं और क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल से जो है ना एक पूरा हार्ट टिश्यू आपको तैयार हो जाता है। सिमिलर चीज जो है ना आपकी कार्टिलेज की फॉर्मेशन में हो रही है। एक उसका जोन है जिसमें सेल्स जो है ना डिफरेंशिएट होकर आ रहे हैं, किसमें मैच्योरेशन में, वहाँ वो जो सेल्स हैं वो अपने इर्द गिर्द जो है ना किसको सिक्रीट करते जा रहे हैं, मैट्रिक्स को सिक्रीट करते जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें उसकी अर्ली स्टेज होती है टाइप 2 का कोलेजन को सिक्रीट करता है, और लेट स्टेज में टाइप एक्स और नॉन कोलेजनस प्रोटीन को सिक्रीट करता है। तो इस तरह जो है ना ये एक जोन ऑफ मैच्योरेशन में ये चीजें हो रही होती है। नेक्स्ट जोन ऑफ द जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, अब इसी जो मैट्रिक्स इसने सिक्रीट किया सॉरी प्रोटीन का, इसी की अब क्या होनी है, ऑसिफिकेशन होनी है। तो नेक्स्ट जोन हमारे पास क्या है जी, जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, ओके सो नेक्स्ट जोन हमारे पास जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन है। अच्छा, जो आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन था ना उसमें एक चीज ये भी थी कि जोन ऑफ मैच्योरेशन में जो कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी सिक्रीट करते हैं सेल्स जो है ना लेट स्टेज में ऐसी सिक्रीट करते हैं। अभी इसी सेल को मैं थोड़ा सा यहाँ ना यहाँ पे इलेबोरेट करके आपको दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ पे इलेबोरेट करके दिखाता हूँ। इसमें आप देखें, सपोज मैं कहता हूँ ये एक सेल था, और ये दूसरा सेल है, और ये तीसरा सेल है, और ये चौथा सेल है। इसमें आपको एक सेप्टम जो है ना उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि सेप्टम कौन कौन से होते हैं बेसिकली। तो अगर दो सेल्स के दरमियान में ये हॉरिजॉन्टली कोई चीज पास कर रही है, इसमें जो मैट्रिक्स की सिक्रीशन हुई है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेप्टम। ये दो सेल के दरमियान में ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सेप्टम। और जो लॉन्गिट्यूडनल जो मैट्रिक्स सिक्रीशन होती है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम, लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम, ठीक हो गया। एक तो ये चीज हो गई। अब इसी हॉरिजॉन्टल सेप्टम में और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम में जो आपकी मैच्योरेशन स्टेज, उसके लेट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे वो कुछ ऐसे एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो इसी एंजाइम को खाते हैं, और इन खाने की वजह से जो है ना यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक में जो है ना व्हाइट में स्पेसेस दिखा रहा हूँ बेसिकली, ये स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। इन स्पेसेस में जो है ना आपके जो कॉन्ट्रोब्लास्ट होते हैं, इन स्पेसेस में क्या सिक्रीट करते हैं आपके कॉन्ट्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स वेसिकल सिक्रीट करते हैं। मैट्रिक्स वेसिकल आपको पता है क्या होते हैं, मैट्रिक्स वेसिकल होते हैं ये ब्लैक कलर में दिखा रहा हूँ आपको। मैट्रिक्स वेसिकल में होता है आपके मैट्रिक्स वेसिकल में कुछ जो है ना एक इंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, वो स्टोर होते हैं इस तरह, ठीक है ना, वो स्टोर होते हैं। मैट्रिक्स एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक जो है ना एक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ इंजाइम स्टोर होते हैं। अब ये जो इंजाइम्स है ये कॉन्ट्रोप्लास्ट क्रिएट करके इधर छोड़ देता है, यहाँ पे आ गया। अब इसमें जब आता है, अब इस मैट्रिक्स में इंजाइम कौन कौन से होते हैं बेसिकली, इसमें जी आपका मेटालोप्रोटीनेजेस होते हैं, अल्कलाइन फास्फाटेज होता है और पायरोफास्फाटेज होता है। इसमें मैंने यहाँ पे लिखे हुए मेटालोप्रोटीनेजेस, अल्कलाइन फास्फाटेज, पायरोफास्फाटेज, कैल्शियम एडिनोसिन, ट्राइफॉस्फेटेज, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड अनायनिक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये इसके अंदर मैट्रिक्स वेसिकल के हर मैट्रिक्स वेसिकल के अंदर ये एंजाइम्स होते हैं। अब इनका काम क्या है बेसिकली,
क्योंकि हमने कार्टिलेज की कैल्सिफिकेशन करानी है, तो ऑब्वियसली बात जो है ना, ये जो है ना, इनके ऊपर स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं जो बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं आपके कैल्शियम को, आपके फॉस्फेट्स के आयंस को, और आपके क्या हो गया हाइड्रोक्सिल आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, और जो है ना क्रिस्टल जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होते हैं उसकी फॉर्मेशन करा देते हैं। तो बेसिकली मेट्रिक फिजिकल ये इसलिए स्क्रीट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो जोन है बेसिकली आपका कौन सा कैल्सिफिकेशन जोन, इनमें जो है ना स्पेसेस जो क्रिएट हुई थी उनमें मेट्रिक फिजिकल आया। मेट्रिक फिजिकल के अंदर क्या थे आपके ये वाले आयंस थे सारे, सॉरी एंजाइम्स, उन्होंने अट्रैक्ट किया आपके जो कैल्शियम है, फॉस्फेट्स और आपका हाइड्रोक्साइड उनको अट्रैक्ट करके क्रिस्टल फॉर्मेशन करा दी, और इस तरह इसकी कैल्सिफिकेशन हो गई। अब जो है ना ये यहाँ पे आप देखें तो ये सारा मैंने जूम करके दिखाया था, यहाँ पे ये वाला रीजन दिखाया था, इसमें जनाब आपकी कार्टिलेज की डेवलपमेंट होगी सारी। यहाँ तक थी आपकी कार्टिलेज की फॉर्मेशन। अब होना क्या है, अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका ये जो कार्टिलेज बना है इसने रिप्लेस होना है आपका बोन से। ओके, तो ये जो कार्टिलेज की फॉर्मेशन हो गई, अब इस कार्टिलेज किस में होना है, इसने रिप्लेस होना है बोन से। तो बोन से जब रिप्लेस होना है तो होना क्या है, यहाँ पे पहले ब्लड वेसल्स आना है। ब्लड वेसल ने ऊपर की जो लेयर थी ना आपकी सबसे पहले कॉन्ट्रोप्लास्ट की, उसमें जो है ना ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे और इसको डिफरेंशिएट करा देंगे किसमें, पेरियोस्टम में। ये ऊपर वाली पेरिकॉन्ट्रियम डिफरेंशिएट हो जाएगी पेरियोस्टम में, और जो है ना इसमें जो है ना एक कॉलर बन जाएगा, ठीक है ना, बोनी कॉलर, ठीक है, जिसमें बोनी कॉलर में क्या होंगे बेसिकली वो लेयर बाय लेयर आपके कॉन्ट्रोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। वो लेयर बाय लेयर जो कॉन्ट्रोप्लास्ट होते हैं वो जो है ना वो आपका जो बोन का जो मैट्रिक्स है उसकी सिक्रीशन करा देते हैं, और इस तरह जो है ना जो आपकी कार्टिलेज है उसके ऊपर किसकी कवरेज आ जाती है, आपकी बोन की। अब सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक बोन है, ये बोन की कवरेज आ रही है, इसने कार्टिलेज को कवर कर लिया। यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि ये कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज, तो इसके ऊपर ये ब्लू कलर में क्या होती है, बोन जो है ना एक्सक्रीट हो जाती है सर्कुलर रिम में। सर्कुलर रिम में जो है ना एक ब्लू कलर की बोन आ गया। अब ये जो मिक्सचर है कार्टिलेज कार्टिलेज प्लस ऊपर बोन का, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोंजियोजा। इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी स्पोंजियोजा, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पोंजियोजा, ठीक है। और इनमें जो ये जो स्पिक्यूल्स हैं बेसिकली कार्टिलेज और बोन के, इन स्पिक्यूल्स को हम कहते हैं बोनी स्पिक्यूल्स कहते हैं, या मिक्स स्पिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्टिलेज भी है और बोन भी है। ओके, तो इसके अलावा जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स आई थी, और इन ब्लड वेसल्स में जो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की थी, विद टाइम ये जो ब्लड वेसल ये स्पेस होती है ये रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें ब्लड वेसल्स रह जाती है, ठीक है, और इसलिए ये रेड भी रह जाता है। इसके साथ साथ आप एक चीज और नोटिस करें तो, अगर तो बोन की फॉर्मेशन हो रही है और इस कार्टिलेज ने प्लेस होना है, तो इट मींस कोई कॉन्ट्रोक्लास्ट भी आएंगे, वो सेल्स जो कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करेंगे, तो वो सेल्स भी तो आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपकी ब्लड वेसल जब आती है ना, तो उससे जो है ना आपके कॉन्ट्रोक्लास्ट भी आते हैं, और ये जो है ना बोन जो आपकी जो कार्टिलेज है उसको रिप्लेस करते जाते हैं, और उसकी जगह ऑस्टियोब्लास्ट बोन को जो है ना उसको सिक्रीशन कराते जाते हैं। ये जब हो जाता है तो इस जब आपकी सारी जो कार्टिलेज है रिप्लेस हो जाती है बोन से, तो जो स्पोंजियोजा बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पोंजियोजा, और इस तरह जो है ना आपका शाफ्ट जो होती है बोन की वो बन जाती है। जब ये बन जाती है तो फिर जो है ना आपकी नेक्स्ट स्टेज होता है आपका जो एक्सट्रीमिटीज बोन्स हैं, बोनी प्लेट्स हैं, उनमें ऑसिफिकेशन होती है, उन उन जोन्स में हम कहते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स कहते हैं। तो इस तरह आपकी पूरी एक लॉन्ग बोन डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। दोबारा मैं इसको एक डिवाइस करा देता हूँ थोड़ा सा बुक से एक पिक्चर से। तो सबसे पहले क्या हुआ था, आपके कॉन्ट्रोब्लास्ट आए थे स्टेम सेल से, वो डिफरेंशिएट होकर उन्होंने एक अपनी कहते हैं एक पेरिकोन्ड्रियम बनाई थी। अब इन्होंने क्या किया, कार्टिलेज का मॉडल बना दिया, उसके जो है ना आपका क्या है एक पेरिकोन्ड्रियम भी है। अब इसी में जो है ना कॉन्ट्रोब्लास्ट सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट है, उन्होंने एक जो है ना बोनी कॉलर बनाया। इस बोनी कॉलर में क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट अरेंज्ड है। इन्होंने जो है ना सिक्रीशन करके जो है ना बोन की सिक्रीशन करना स्टार्ट कर दी। साथ साथ जो है ना ब्लड वेसल्स भी आई, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स ने क्या किया जी, ब्लड वेसल्स ने आके यहाँ पे जो पेरियोस्टम थी उसको, सॉरी पेरिकोन्ड्रियम थी उसको पेरियोस्टम में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे जो स्पेसेस बनी थी ब्लड वेसल्स ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड की, ताकि जो है ना यहाँ पे बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, और ये मेटाफिसिस की तरफ जा रही है, डायफिसिस से स्टार्ट होकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना आपकी कॉर्टिकल बोन भी बन गई, और ये जो आपको स्पेसेस नजर आ रही है, ठीक है ना, स्पेस वाली जो अंदर बोन नजर रही है इसको हम कहते हैं ट्रेबुलर बोन थी, ट्रेबुलर बोन बन गई। और इसके साथ साथ जो है ना आपकी ये जब ये वाली बोन बनी तो उसके साथ आपकी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स बन गए, ठीक है ना। एक चीज और याद रखनी है आपने कि इस पे, अब ये तो एक बोन थी ना, सपोज मैं कहता हूँ ये इस तरह की एक बोन थी। अब इसमें एक सेंट्रल जो कैविटी भी तो होती है ना, मेटरली कैविटी जिसको हम कहते हैं, वो भी तो बननी है ना। तो वो उसके लिए जो है ना एंड ओस्टियम सर्फेस अंदर होती है ना। तो एंड ओस्टियम जो सर्फेस होती है ना बेसिकली आपकी अंदर वाली सर्फेस, तो उसमें जो है ना आपकी बोन की जो रिजॉर्प्शन होती है ओस्टियोब्लास्ट वो ज्यादा होते हैं, और जो आउटर सर्फेस होती है पेरियोस्टियम उसमें कम होते हैं। तो इस वजह से पेरियोस्टियम में ओस्टियोब्लास्ट ज्यादा होते हैं, वो इंक्रीज ऑन साइज इस तरह चले जाते हैं, इधर भी चले जाते हैं, और अंदर जो है रिजॉर्प्शन होती जाती है, और रिजॉर्प्शन की वजह से जो है ना अंदर एक मेटरली कैविटी बन जाती है। ये भी आपने एक मैकेनिज्म याद रखना है, तो अंदर एक मेटरली कैविटी बन जाती है। तो इस तरह ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा था। बहरहाल, तो नेक्स्ट स्टेज में ये बोन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मुश्किल वाली बात थी नहीं, जो आपको समझना है तो मुझसे पूछ लेना है। टॉपिक काफी लंबा हो गया, 27 मिनट की वीडियो हो गई है।
अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात रह गई थी कि इसमें ना ये जो सोर्स है ऑस्टियोब्लास्ट आते कहाँ से, तो इसमें बुक में ना उन्होंने दो तरह से इनका बताया कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं बेसिकली आप दो तरह से आते हैं। एक तो ये है कि जो जो ब्लड वेसल्स आई थी ना, ब्लड वेसल्स वो उनमें स्टेम सेल थे और वो डिफरेंशिएट हुए ऑस्टियोब्लास्ट में, ठीक है ना, ऑस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हुआ, उन्होंने जो है ना बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। दूसरा ये कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, बेसिकली कॉन्ड्रोसाइट्स जो ऐसे सेल जिन्होंने कॉन्ड्रो कार्टिलेज की सिक्रीशन कराई थी, वो जो सेल्स होते हैं वो उनमें एविडेंस देगा कि वो प्लोरिपोटेंट इन नेचर होते हैं, यानी वो किसी भी सेल में बाद में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो ब्लड वेसल जब आई तो उनमें उनमें से कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आए जिन्होंने इसको डिफरेंशिएट करा दिया किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट में, और फिर ऑस्टियोब्लास्ट से किस इसने क्या करा दी, बोन की फॉर्मेशन करा दी। तो ये भी इसके दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, या तो ब्लड वेसल से डायरेक्टली स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल डिफरेंशिएट हुए हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, या तो जो है ना कॉन्ड्रोसाइट जो ऑलरेडी जिसने कार्टिलेज बनाया था वो प्लोरिपोटेंट है, वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक हो गया, तो ये थी आपका एंडोकॉन्ड्रल। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंट्रामेम्ब्रेनस।